नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ और उसका नाम है टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। आपको पता है कि ये 6 एपिसोड्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें पहला था मेंटेनेंस प्रोसेस के बारे में, दूसरा बहुत स्पेसिफिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बात हुआ था, जो तीसरा एपिसोड था वो था प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, जो लास्ट चौथा एपिसोड था वो था आईओटी के बारे में और उसका क्या लिंकेज है मेंटेनेंस प्रोसेस के बारे में। पांचवा वो है जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ, और जो अगला और आखिरी एपिसोड होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या चैलेंजेस हैं मार्केट में विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस प्रोसेस और क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टीपीएम के बारे में। जो इसके जन्मदाता हैं, जो इसके फादर हैं, उनका नाम है सेची नाकिजामा। उनका कहना था कि टीपीएम इज़ लाइक मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट बाय मेकिंग ऑफ द पीपल। यानी कि जब तक लोगों को अंदर हम इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आएंगे, तब तक जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट कभी भी अचीव नहीं होगा। अगर हम बहुत आसान भाषा में कॉमन सेंस की बात करें तो टीपीएम सिर्फ एक ही बात करता है, और वो बात ये है कि हमें किस तरीके से इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है टीपीएम की, वो है OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। और इसके 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी, दूसरा फैक्टर है प्रोडक्टिविटी और तीसरा फैक्टर है क्वालिटी। अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से OEE को मेंटेन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका रिज़ल्ट ठीक आता है, तो ये बहुत ही क्लियर और सही इंडिकेटर है कि टीपीएम उस ऑर्गेनाइजेशन में ठीक से इम्प्लीमेंट हो गया है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो समवेयर 1952 में पहली बार इस बारे में सोचा गया था कि किस तरीके से हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरफ जाएं, और बाद में फिर कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग और टाइम बेस्ड मॉनिटरिंग की बात शुरू हुई, और तब से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। 1971 में पहली बार इसके अवार्ड भी देने शुरू किए थे, जो JIPM, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस है, जिन्होंने सबसे पहली बार डेंसो को इसका अवार्ड दिया था, और उसके बाद से ये यात्रा चल रही है आज तक। ब्रॉडली अगर टीपीएम की बात की जाए तो उसके 3 मेन फैक्टर्स हैं जिस पे सारी की सारी बात टिकी हुई है। वो है ज़ीरो ब्रेकडाउन, ज़ीरो एक्सीडेंट एंड ज़ीरो डिफेक्ट। अगर इन 3 चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि टीपीएम को हमने इफेक्टिवली मेंटेन कर लिया है। ब्रॉडली इस सारी जो टीपीएम की जर्नी है, इसके 8 पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये सारी बात कही जाती है। जो पहला पिलर है वो है 5S। 5S में जो 5 S हैं वो हैं सॉर्टिंग, स्ट्रेटनिंग, शाइनिंग, स्टैंडर्डाइजिंग एंड सस्टेनिंग। यानी कि सबसे पहली बात ये की जा रही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स हैं, टूलिंग्स हैं, उन सबको हमें पहले देखना है कि कौन से ज़रूरी हैं और कौन से ज़रूरी नहीं हैं। वो पहला एस है। जो दूसरा एस है वो इस बारे में बात करता है कि जो ज़रूरी हैं उनको अब ठीक तरीके से आप रखें, उनको उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई करें, उनका रिट्रीवल टाइम को ठीक करें, उस पर हमें काम करना है। जो तीसरा एस है वो इस बारे में बात करता है कि अभी जब हमने सारी व्यवस्था को ठीक कर लिया तो किस तरीके से इंश्योर करें कि वो उनकी मेंटेनेंस हमेशा ठीक रहे, उनका अपकीप हमेशा ठीक रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी कोई टूलिंग है या कोई गेज है वो कभी ख़राब है या कभी मिल नहीं रहा, उसके ऊपर काम करना है। तो उससे अगला 4th जो एस है वो है अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन, कि अब हमें कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी है, ऐसा सिस्टम बनाना है कि अगर अलग अलग मशीन्स हैं जो अगर सेम मॉडल की हैं तो उनमें किस तरीके से हम स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, उन टूलिंग्स का, गेजिंग्स का, या और उस तरह के कंपोनेंट्स का जो हमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। और जो 5वां ऐसा है दैट इज़ अबाउट इंश्योरिंग कि उसको हम सस्टेन किस तरह से करेंगे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक उसको फोकस किया जा रहा है तब तक तो इम्प्लीमेंट हो रहा है और उसके बाद कुछ दिन बाद वो प्रैक्टिस इफेक्टिव नहीं रही। और 5S को एक बेस माना जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि इफेक्टिव टीपीएम का इम्प्लीमेंटेशन हो तो जो 5S है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हमेशा होना चाहिए। जो दूसरा पिलर है वो है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिसको जीशु होजन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो इस बात पे है कि किस तरीके से जो ऑपरेटर है, जो मशीन चला रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी समझे इस बात की कि जो रूटीन की मेंटेनेंस है, जो डेली के कुछ पॉइंट्स हैं जो मशीन में हमें चेक करने हैं, वो ऑपरेटर को देखने हैं, और जो सिग्निफिकेंट कोई इश्यूज़ हैं
जहाँ पे कोई ख़ास तरह की स्किल चाहिए, ख़ास तरह के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वहाँ पर मेंटेनेंस के आदमी की आवश्यकता है। अदरवाइज़ जो आदमी उस मशीन को चला रहा है उसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस मशीन को इंश्योर करे कि मशीन ठीक चल रही है नहीं चल रही है। और यहाँ पर हम बेसिकली अलग अलग तरह के लॉसेस की बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हम किस तरह से डिफेक्ट्स को कम करें, किस तरीके से जो साइकिल टाइम अगर स्लो चल रही है उसको हम ठीक कर सकते हैं, अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इन्हीं सब फैक्टर्स को फोकस किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू ऑटोनोमस मेंटेनेंस। जो दूसरा पॉइंट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जिसको कोबेत्सु काइजन भी बोलते हैं। यहाँ पर जो मेन इंटेंट है वो ये है कि हम छोटे छोटे काइजन करके टीम वर्क के द्वारा किस तरीके से इंश्योर करें कि हम अपने प्रोसेस को कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग ही हैं जो काम कर रहे हैं और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है TEI, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो कोबेत्सु काइजन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं प्रोसेस के अंदर, उन सभी को अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करना है और देखना है कि किस तरीके से उस प्रोसेस को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जो तीसरा पिलर है दैट इज़ अबाउट प्लान मेंटेनेंस। यहाँ पर जो इंटेंट है वो ये है कि किस तरीके से हम टाइम बेस्ड और कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग हम करें, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करें, जिससे कि इससे पहले कि मशीन में कोई ब्रेकडाउन आए, उससे पहले हमारे पास कोई सिग्नल आए, हमें कुछ मैसेजेस आए और उसके बेसिस पे हम उस इक्विपमेंट को ठीक कर लें, जिससे किसी भी तरह से कोई टाइम का लॉस ना हो और क्वालिटी का लॉस ना हो। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू प्लांट मेंटेनेंस। जो चौथा फैक्टर है, जो चौथा पिलर है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, कि हमें यह भी इंश्योर करना है कि जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। और यही इंटेंट है मेंटेनेंस का कि अगर मशीन की मेंटेनेंस ठीक है, मशीन सही परफॉर्म कर रही है और बार बार ब्रेकडाउन उसमें नहीं आ रहा या उसमें वेरिएशन नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली है जो क्वालिटी आएगी वो ठीक आएगी। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट बहुत साल पहले शुरू हुआ था, फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल टू क्वालिटी एश्योरेंस, वो TPM की ही एक देन है जो इस बारे में बात करता है कि हमें किस तरीके से इंश्योर करना है कि डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर सकें। जो उससे अगला फैक्टर है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग। यहाँ पर इंटेंट यह है कि जब हम TPM को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि TPM क्या है, उसके पिलर्स क्या हैं, उसमें किस तरह के लॉसेस की हम बात कर रहे हैं, क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है और किस तरीके से उसको अचीव किया जा सकता है। तो दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक होता है नो हाउ और एक होता है नो वाई। सो अक्सर हम सभी को नो हाउ तो होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है एंड इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको वैसे कर लेते हैं, बट नो वाई, क्यों ये प्रॉब्लम आई, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, उस पर एक्शन लें। तो ये एक ट्रेनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इन TPM। जो उससे अगला पिलर है वो है ऑफिस मेंटेनेंस। इन जनरल हम सब की जो थिंकिंग रहती है वो ये रहती है कि जो TPM है वो तो वहीं पर ही है जहाँ मशीन्स हैं, जहाँ पे बहुत सारा ब्रेकडाउन होता है और उस तरह की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वहीं पर ही हम TPM को इम्प्लीमेंट करते हैं। बट देन अगर आप ऑफिस इन्वायरमेंट देखें तो वहाँ भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या बहुत तरह के लॉसेस होते हैं, बहुत तरह के वेरिएशन होते हैं और उससे वो प्रोडक्टिविटी नहीं आती या वो उस तरह की क्वालिटी नहीं आती जो कि इंटेंडेड होती है। तो जिस तरीके से हम मशीन में TPM की बात करते हैं उसी तरह से जो ऑफिस एरिया है वहाँ पर भी हमें TPM को इम्प्लीमेंट करना है। और जो उसका आखिरी और 8वां पिलर है वो है सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से रिक्वायरमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से किसी भी लाइफ पे कोई डेंजर नहीं आना चाहिए, और उसको ध्यान रखने के लिए ये जो 8वां पिलर है इसको यूज़ किया जाता है। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में TPM का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अगर उसको बेनिफिट मिलेगा तो ही वो TPM को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसको मैं PQCDSM, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी एंड मोरल के बेसिस पे आपको बताना चाहूँगा। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ये है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी TPM शुरू करने से पहले थी, आज जब हम TPM को बोलते हैं कि सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, प्रोडक्टिविटी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। जितने भी नंबर ऑफ पीसेस पहले बनते थे,
जो भी हमारा साइकिल टाइम था उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ, वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। जो दूसरा है वो क्वालिटी। जितने भी हमारी रिजेक्शंस होती थी जब हमने टीपीएम को शुरू किया था, और आज जब हम बोलते हैं कि हमने सक्सेसफुली टीपीएम को इम्प्लीमेंट कर लिया, उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया है, दैट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर विद रिस्पेक्ट टू दैट। देन कॉस्ट की बात करें, जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी थी जब हमने टीपीएम इम्प्लीमेंट किया था, और अब जब हम बोलते हैं कि टीपीएम को सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, क्या रियली में कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में फ़र्क आया है? क्या हमारा कॉस्ट कटिंग के जो मेजर्स थे या जो इम्प्रूवमेंट थी उसमें हमने कितनी सेविंग की ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक इंडिकेटर है। देन उसके बाद जो अगला इंडिकेटर है वो है डिलीवरी का। टीपीएम शुरू करने से पहले डिलीवरी की परफॉर्मेंस इंटरनल और कस्टमर के साथ क्या थी, और इम्प्लीमेंट करने के बाद अब हमारी डिलीवरी परफॉर्मेंस में कितना परिवर्तन आया है। क्या हम इंश्योर कर पा रहे हैं कि हमारी 100% डिलीवरी परफॉर्मेंस है टू कस्टमर, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। उससे अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो सेफ्टी के बारे में है, कि जब हमने टीपीएम इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था उस समय हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स कितने थे, कितने फायर के इंसिडेंट हो रहे थे, किस तरह की माइनर एंड मेजर इंजरीज हो रही थी। और अब जब हम टीपीएम को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, कितनी इंप्रूवमेंट आई है, क्या नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स ज़ीरो हो गए हैं, क्या नंबर ऑफ़ कोई भी इस तरह के एक्सीडेंट विद रिस्पेक्ट टू फायर, क्या उसमें कुछ कमी या ज़ीरो हुए नहीं हुए। अगर वो ज़ीरो हो गए हैं तो वो एक इंडिकेटर है कि हमारा वो इंडिकेटर या हमारा जो सेफ्टी का जो हमारा फोकस था वो इम्प्लीमेंट हो गया। एंड देन लास्ट में आता है मोराल। क्या एम्प्लॉइज़ के अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल इम्प्रूव है, क्या कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव हुआ है, क्या ओवरऑल लोगों को लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर रहे हैं वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में लगातार काम करते रहना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव इंडिकेटर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि टीपीएम का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हम इन जनरल मार्केट की बात करें तो ये भी देखना ज़रूरी है कि प्रेजेंट मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो ये बहुत देखना ज़रूरी है कि ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं चैलेंजेस की बात करना चाह रहा हूँ इस समय, कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में टीपीएम को एक सर्टन लेवल तक ले जाया जाता है, जीआईपीएम से अक्सर अवार्ड भी मिल जाता है, बट उसके बाद बहुत तेज़ी से डिग्रेडेशन आना शुरू हो जाता है। और ऐसे कई सारे कारण हैं। मे बी शुरू में शायद टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, और एक सर्टन लेवल आने के बाद शायद टॉप मैनेजमेंट का फोकस कम होने लगा और उस कारण से टीपीएम का इम्प्लीमेंटेशन डाउन होने लगा। एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टन लेवल पर जब टीपीएम पे आ जाती है तो भी बहुत टेंजिबल वे में ये नहीं पता चल पाता कि कंपनी की बॉटम लाइन, जो हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो अगर वो इम्प्रूवमेंट होगा तो टॉप मैनेजमेंट को भी लगेगा कि यस, जो टीपीएम हमने इम्प्लीमेंट किया है इसका रियल सेंस में हमें फ़ायदा हो रहा है। देन ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है बिफोर टीपीएम एंड ड्यूरिंग दिस इंटायर प्रोसेस, जब हम बोलते हैं कि हम एक सर्टन लेवल पे आ गए, वो डाटा कितना सही है, कितना एक्यूरेट है, क्या उस डाटा में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, जिस कारण से एक सर्टन टाइम के बाद ये रियलाइज़ होता है कि टीपीएम की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव नहीं है। अगर मैं ओवरऑल समरी करूं तो मैंने आपसे ब्रॉडली टीपीएम के बारे में बात की कि टीपीएम क्या है। मैंने उसके बाद 8 पिलर्स हैं जिसके बारे में बात की। जो पहला पिलर था 5S, दूसरा ऑटोनोमस मेंटेनेंस, तीसरा प्लांट मेंटेनेंस, फोर्थ वन इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, तो फिफ्थ वन इज़ अबाउट क्वालिटी मेंटेनेंस, सिक्स्थ वन इज़ अबाउट ऑफिस टीपीएम, सेवंथ वन इज़ अबाउट ट्रेनिंग एंड द एट्थ वन इज़ अबाउट सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो ये 5वां एपिसोड और 5वां वीडियो था पूरी सीरीज़ का। जो अगला वीडियो होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आर द पॉसिबल चैलेंजेस इन द मेंटेनेंस प्रोसेस, और क्या पॉसिबल कंट्रोल्स हम लगा सकते हैं, कैसे हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे जो ब्लॉग है उसको आप क्लिक कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।